बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। बेटे क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके गुड। अच्छा क्लास, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? मैम ओके ये सबसे पहले मैंने यहाँ पार्किंसन लिखा है, इसके असाइनमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर हम आगे चलते हैं क्विज को डिस्कस करने के लिए। अच्छा सुमैया, क्या रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है बेटा? रिकॉर्ड कर रहे हो आप? यस मैम, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके बेटा ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा बच्चों, ये असाइनमेंट के बारे में पहले सुन लो। मुझे अलग अलग से मैसेजेस आ रहे हैं, सब कोई व्हाट्सएप पे पूछ रहा है, कोई ईमेल पे पूछ रहा है। महानूर की भी 2-3 ईमेल्स आई हुई हैं। तो ये आप लोग जरा देख लें कि पार्किंसन डिजीज की सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी आपने असाइनमेंट में मेंशन करनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है? और पेजेस का जहां तक ताल्लुक है, तो पेजेस मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पेजेस का इससे कोई कंसर्न नहीं होता है। आपने वो चीज प्रॉपरली बस एक्सप्लेन करनी होती है। समटाइम हम उसको फ्लो चार्ट में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं या डायग्राम के जरिए से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप 5 पेजेस लगाएं या 10 पेजेस लगाएं। पेजेस से कभी भी नंबर नहीं मिलते। एक्चुअली आपसे जो पूछा जाता है सिर्फ उस पर गौर करें कि आपको पैथोफिजियोलॉजी पूछी जा रही है और पार्किंसन डिजीज की पूछी जा रही है, और ये तो खुद मैं वो चीज है जो आप लोगों को पढ़ा भी चुकी हूँ पार्किंसन के टॉपिक में, एंड इसकी प्रेजेंटेशन भी आई हैड ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना मुश्किल चीज है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा कि आप इसको खुद बनाएं, खुद से लिखें या खुद से टाइप करें, खुद से इसकी डायग्राम्स बनाएं, ताकि आप लोगों को ये पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से याद हो जाए और मैं भी असाइनमेंट में देख सकूं कि कौन जो है वो सबसे अच्छा प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है? और इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना है इस असाइनमेंट से रिलेटेड तो बच्चों पूछ लो। मुझे तो यही मैसेजेस आए हुए थे जो मैंने अभी तुम लोगों को क्लियर कर दिया। मैम पैथोफिजियोलॉजी में यही कॉजेज सिम्टम्स वगैरह होते हैं ना? हाँ, पैथोफिजियोलॉजी में आपने ये बताना होता है कि उसकी टियोलॉजी क्या है, व्हाट इज द फार्माकोलॉजिकल रीजन। जो आप लोगों को याद होगा लेक्चर्स में मैंने बताया था ना कि एक आपका वो है सब्सटेंशिया नाइग्रा है, और वहां से जो पाथवेज जाते हैं एसिटाइलकोलिन के हैं और डोपामीन के हैं। तो बेसिकली बस वही पैथोफिजियोलॉजी आपने डिस्कस करनी होती है कि जिस तरह डिप्रेशन में हम उसकी डिफरेंट रीजन डिस्कस किए थे, उसका जो कॉज है फार्माकोलॉजिकली साइंटिफिक जो उसका कॉज होता है ना, वो आप डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ऐसा है क्यों। जैसे पार्किंसन डिजीज में देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन द न्यूरोट्रांसमीटर्स ना, एक एक्साइटेटरी है और एक इनहिबिटरी है, डोपामीन है और एसिटाइलकोलिन है। तो डोपामीन और एसिटाइलकोलिन के दरमियान में बेसिकली जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और वो इम्बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, अगर आप रिकॉल कर सकें, तो उनकी डीजेनरेशन हो रही होती है, वो डिग्रेड हो रहे होते हैं। तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स ही नहीं होंगे जब एवरी न्यूरोट्रांसमीटर इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द न्यूरॉन। स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर्स में स्पेसिफिक न्यूरॉन से ही बनते हैं। अब अगर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स ही नहीं होंगे, तो जाहिर है कि वहाँ डोपामीन जो एक इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है आपकी मूवमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डेफिशिएंट हो जाए। और जब वो डेफिशिएंट होगा तो ऑफ कोर्स फिर ये वाला प्रॉब्लम आता है पार्किंसन डिजीज का। एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन दूसरी तरफ अनचेक्ड हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम आता है। सही है क्लास, इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अच्छा ओके गुड। कोई और क्वेश्चन है, कोई और चीज जो आपको समझ ना आई हो? अच्छा एक असाइनमेंट आप लोगों का वो ग्रुप वाला असाइनमेंट भी है, वो भी आप लोग बनाना शुरू कर दें इंशाल्लाह। मैं इस वीक में आप लोगों का टॉपिक फाइनलाइज कर दूंगी। बिस्मा ने मुझे लिस्ट भेज दी है और वो आप लोगों को इस वीक में मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगी।
तो वो आप लोगों ने ग्रुप में बनाना, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, उसको आप लोग बनाना शुरू कर दो। मैम असाइनमेंट जो है पीपीटी फॉर्म में बनाना है ना? हाँ, पीपीटी फॉर्म में बनाना, बिल्कुल, वो उसकी आपने प्रेजेंटेशन देनी है। ओके स्टूडेंट्स, कोई ये बताओ, आप कोई और क्वेरी है, कोई और क्वेश्चन है? इज देयर एनी क्वेश्चन? नो मैम। क्विज डिस्कस करें फिर हम लोग? यस मैम। ओके, अब हम लोग फिर अपना क्विज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए क्विज शेयर कर रही हूँ और क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, स्क्रीन शेयर हो गई है आपके पास? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब आप लोग ये देखते जाएं, थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे इसको जरा देख लीजिएगा। देखो, अब एमसीक्यूज में ये होता है कि आपने हर चीज को थोड़ा क्लियरली समझ के पढ़ना होता है, ठीक है? ऑल्दो कि इसके आंसर यहीं पर लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोगों से ये डिस्कशन बहुत जरूरी होती है ताकि आपको ये पता चले कि आपने किस तरह से एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो अब आप देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है बेसिकली एब्रप्ट विथड्रॉल ऑफ एंटी सीजर ड्रग्स, ये बात होगी। Abrupt withdrawal of anti-seizure drugs can result in, अच्छा ये A ऑप्शन है, decrease in seizure frequency, B ऑप्शन है decrease in seizure severity, C है decrease in increase in seizure frequency and severity and no effect on seizure frequency and severity। आपका क्या ख्याल है कि अगर आप कोई भी एंटी सीजर ड्रग को अब्रप्टली तो क्या होगा? Increase in इंक्रीज होगा, seizure लेकिन frequency ऑप्शंस and में severity. डिक्रीज लिखा हुआ था। अच्छा, ये ना, हाँ, ये कल मुझे मॉर्निंग के सेक्शन में भी यही बताया कि उनका जो एलएमएस का था, तो उसमें ये डिक्रीज लिखा हुआ था, तो ये हो सकता है कि कुछ इसमें प्रॉब्लम हो। एनीवेज, इसीलिए मैंने को आपके क्विज में से कर दिया। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो कोई ड्रग और पर्टिकुलरली जो सीएनएस की ड्रग्स होती हैं, अगर आप उनको एब्रप्टली विथड्रॉ करेंगे तो उससे वो डिजीज मजीद एग्रवेट हो सकती है, मजीद प्रॉब्लम हो सकती है, सीजर्स की फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी दोनों बढ़ सकती है। आप अपनी ड्रग को इस तरीके से, एक मिनट में ये म्यूट कर दूं, ये जिनकी आवाजें आ रही हैं बीच में, आप लोग ना अपना माइक म्यूट रखा करो बच्चों, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, और उस टाइम उसको ऑन किया करो जब आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो या कोई बात करनी हो ना, इस तरह फिर बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, ओके, तो कोई भी ड्रग्स हो, पर्टिकुलरली जो आपकी सीएनएस की ड्रग्स हैं, हमेशा हम उनको, अगर आपने विड्रॉ भी करना है, कोई दूसरी ड्रग चेंज करनी है, तब भी आप हमेशा टेपर डाउन करते हैं, यानी आप उसकी डोज को डिक्रीज करते हैं स्लोली स्लोली, और फिर आप उस ड्रग को विड्रॉ करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पेशेंट कोई भी एंटी एपिलेप्टिक पर है, लेमिट्रोजीन है या एक्सवाइजेड कोई भी है, फेनेटोइन है, कार्बामेज़ेपिन है, वेलप्रोइक एसिड है, वो पेशेंट उसके ऊपर मेंटेन्ड है, या इवन आपके सीएनएस की जो बाकी ड्रग्स हैं, बारबिटूरेट्स, बेंजोडाइज़ेपिन्स वगैरह, एकदम से आपने उसको विड्रॉ नहीं करना होता, ठीक है? तो ये आपका होगा कि आपने अगर एब्रप्ट विथड्रॉ किया तो वो डिजीज मजीद प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ज्यादा वर्स इफेक्ट आ सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों कि at therapeutic concentrations which of the following drug block voltage gated sodium channels in neuronal membranes. सिंपली ये पूछ रहे हैं कि जो आपको नीचे ड्रग्स मेंशन की हुई हैं उनमें से वो कौन सी ड्रग्स हैं जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं. Phenytoin and carbamazepine, lamotrigine and venlafaxine, zonisamide and clomazanil, carbamazepine and loratadine. देखो अब मैं तुम लोगों को समझाती हूँ कि आपने कैसे ऑप्शंस को एक्सक्लूड करना होता है. फर्स्ट ऑप्शन आप देखें phenytoin and carbamazepine. ये हमें पता है कि ये दोनों ड्रग्स एंटी एपिलेप्टिक हैं और दोनों की दोनों सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, तो ये ऑप्शन मुझे ठीक लगा है. बी ऑप्शन पे आप देखें लैमोट्रिजीन तो एंटी एपिलेप्टिक है लेकिन वेनलाफैक्सीन तो एंटी एपिलेप्टिक है ही नहीं, तो वेनलाफैक्सीन किस क्लास से बिलोंग करती है? क्लास बताओ मुझे, वेनलाफैक्सीन किस क्लास से बिलोंग करती है? निम्रा आप बताओ. SNRIs. यस, ये SNRI है और जाहिर है कि ये सोडियम चैनल ब्लॉकर तो नहीं है ना, तो बी ऑप्शन इसलिए गलत हो. ठीक है. सी में देखें आप जोनिसामाइड और फ्लूमाजेनिल. अब ये फ्लूमाजेनिल किस क्लास से बिलोंग करती है? बिस्मा आप बताओ, बिस्मा है क्या आज क्लास में? भूल गए हो तुम लोग? हमारा फर्स्ट चैप्टर था ये. बेंजोडाइजेपीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है फ्लूमाजेनिल. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया. और डी ऑप्शन जिसमें आपके पास लोरेटाडीन है, जाहिर है लोरेटाडीन भी ना तो एंटी एपिलेप्टिक है और ना ही सोडियम चैनल ब्लॉकर है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से अब आपके पास जो करेक्ट आंसर बना वो सिर्फ और सिर्फ फेनिटोइन और कार्बामेज़ेपिन का आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक है. सही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन में इथोसक्सिमाइड एंड वेल्पोइक एसिड के बारे में बात हो रही है कि दे आर प्रीफर्ड ड्रग्स इन एब्सेंट सीजर. और प्रेफर्ड ड्रग्स क्यों है, व्हाई? ए ऑप्शन दे आर मोस्ट इफेक्टिव, बी दे कॉज मिनिमम सेडेशन, सी दे कॉज मिनिमम extrapyramidal साइड इफेक्ट्स एंड डी दे डिक्रीज द ओवरऑल एडवर्स. तो आपके ख्याल में क्या आंसर इसका करेक्ट होगा? बताओ बच्चों. Most effective. फाइक हाशमी. हाँ, फाइक हाशमी आप बताओ बेटे. अब मैं जिस जिससे पूछती जा रही हूँ उनकी अटेंडेंस मार्क करती जा रही हूँ. ठीक है, फाइक आप बताइए. मैम दे डिक्रीज ओवरऑल एडवर्स इफेक्ट. दे डिक्रीज द ओवरऑल एडवर्स इफेक्ट. नहीं, नो. ये ड्रग्स जो हैं ये
अब कम करती हैं? ने था। तुमने अगर डी लगाया बेटे तो तुम्हारा आंसर गलत हो गया कोई इसमें, ठीक है? कोई और बताएगा? मैम मैम ए ए भाई, इसका सीधा सीधा आंसर है, इसलिए कि ये ड्रग्स जो हैं ये इफेक्टिव है सबसे ज्यादा इसमें, तभी तो हम इसको यूज करते हैं, दे आर मोस्ट इफेक्टिव। तो इसका आंसर बनेगा कि दे आर मोस्ट इफेक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और वो है कि इंडिकेट एन एंटी सीजर ड्रग व्हिच हैज एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल इन थैलेमिक न्यूरॉन। थैलेमिक न्यूरॉन्स में जिनका टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स पर इफेक्ट है वो कौन से एजेंट्स? कार्बामेज़ेपिन, लैमोट्रोजीन, प्रोसक्सेमाइड या फेनेटोइन। तो आपके ख्याल में क्या है इसका आंसर? मैम बी यस, वेरी गुड, इथोसक्सेमाइड इज द राइट आंसर। नहीं, ए नहीं, इसका देखो इथोसक्सेमाइड ही वो ड्रग है जो टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स पर इफेक्ट करती है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर है इथोसक्सेमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ आपने थोड़ा सा इसका गौर करना है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंसिडरेशन फॉर फेनिटोइन। फेनिटोइन के बारे में पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन में ब्लॉक सोडियम चैनल्स, मुझे तो ये ठीक लग रहा है क्योंकि जाहिर है फेनिटोइन सोडियम चैनल ब्लॉकर है। बी ऑप्शन है कि इट बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइट ऑन गाबा रिसेप्टर्स, नहीं ऐसा तो नहीं है, गाबा रिसेप्टर्स को तो बाइंड नहीं करती, मुझे गलत लगता है ऑप्शन। सी है इट इफेक्ट ऑन कैल्शियम करंट, ये भी नहीं है, फेनेटोइन का कोई इफेक्ट कैल्शियम चैनल्स पर नहीं है। एंड इट इनहिबिट्स द गाबा ट्रांसअमाइनेज, ये भी नहीं है। तो मुझे तो इसका ए ऑप्शन सही लगता है और इस तरह से ही आपको भी ऑप्शन सही ऑप्शन है उसको चूज करना है। अब ये बताओ कि तुम लोगों ने क्या आंसर लिखा, तुम लोगों को क्या ठीक है? मैम ए मैम ए यस, वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है और वो यही है कि फेनिटोइन जो है वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी सीजर ड्रग्स। अब जरा ये गौर करो कि आपसे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा रहा है एंटी सीजर ड्रग्स का, वो ओवरऑल हर एंटी सीजर ड्रग का पूछा जा रहा है, स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या जो गाबा को एनहांस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं पूछ रहे, दे आर जस्ट आस्किंग जनरल मैकेनिज्म ऑफ एंटी सीजर ड्रग। अब ऑप्शन ये पूछ रहे हैं कि क्या वो एनहांसमेंट करते हैं गाबा की, क्या वो डिमिन्यूशन करते हैं ग्लूटामेट की, क्या मॉडिफिकेशन करते हैं आयनिक कंडक्टेंस की, या ये सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं एंटी सीजर ड्रग्स। जी बताइए बच्चों। मैम डी डी ऑल ऑफ ऑल ऑफ द मैकेनिज्म्स। हाँ शाबाश, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। इसका मतलब है कि आप लोगों ने अच्छा पढ़ा है और आप लोगों का क्विज भी अच्छा हुआ है, शाबाश, वेरी गुड। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, the most effective drug for stopping generalized tonic-clonic status epilepticus in adult. A option lamotrigine, ethosuximide, diazepam, zonisamide. मैम आपके डायज़ेपाम ख्याल में मैम diazepam? सी C is the right answer there. नहीं बेटे, ए इसलिए नहीं कि देखो टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स जो हैं वो एक काफी सीवियर किस्म की कंडीशन होती है और स्टेटस एपिलेप्टिकस का जो मेंशन कर रहे हैं में आप जो कामिंग एजेंट है, रिलैक्सिंग एजेंट है, जो आपके पास सेडेटिव है, हिप्नोटिक्स है, वो आपके पास सबसे अच्छा डायजेपाम है। आप सबसे पहले उसको डायजेपाम देंगे ताकि पेशेंट रिलैक्स हो जाए और उसकी कंडीशन को आप कंट्रोल करें। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ड्रग इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ सीजर डिसऑर्डर इज मोस्ट लाइकली टू एलिवेट द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अदर एडमिनिस्टर्ड ड्रग जो कि आपने उसके साथ एडमिनिस्टर किए हैं।
उसमें वो कौन सी ड्रग है जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन को हाई कर सकती है दूसरी ड्रग के कार्बामेजेपिन, क्लोनाजेपैम, गैबापेंटीन या वेल्प्रोइक एसिड? क्या आंसर लिखा तुम लोगों ने? गैबापेंटीन। नहीं भाई, गैबापेंटीन कहाँ से Valproic acid. वेल्प्रोइक एसिड इज द करेक्ट आंसर। वेल्प्रोइक एसिड इज द ड्रग जिसके साथ प्लाज्मा कंसंट्रेशन दूसरी ड्रग्स के इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो डी होगा, यानी वेल्प्रोइक एसिड। और ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग प्रोड्यूस एनहांसमेंट ऑफ गाबा मीडिएटेड इनहिबिशन? ये भी बहुत इजी सवाल है कि गाबा कौन सी में से आपकी ड्रग है वो करेंगे? राइट आंसर, और आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा या बाहर भी क्या दूसरा शेयर। एक क्वेश्चन आप लोगों का रह गया, उसको हम देख लेते हैं।